हाय एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में। रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी गई थी बीवीआर सुब्रमण्यम जी के द्वारा, जो कि सीईओ हैं नीति आयोग के। इन्होंने कहा था कि भारत को आरसीईपी और सीपीटीपीपी का हिस्सा बनना चाहिए। देखो, इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करूंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे। वहीं पर ये जो स्टेटमेंट थी ये थी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसको हम रकेप या फिर आरसीईपी बोल देते हैं, साथ ही साथ सीपीटीपीपी जिसका मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये दो एग्रीमेंट्स हैं जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, मेगा एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। और इन एग्रीमेंट्स को भारत को ज्वाइन कर लेना चाहिए। द रीजन बीइंग बीवीआर सुब्रमण्यम पहले कॉमर्स सेक्रेटरी रह चुके हैं, सो इनकी जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप के रिगार्डिंग जो थिंकिंग है वो काफ़ी हाई है। अभी के लिए आपको समझना होगा रकेप क्या है। रकेप, जैसे कि मैंने बताया कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें 10 आसियान नेशंस आते हैं प्लस 5 एफटीए मेंबर्स। और इसके जो 5 एफटीए मेंबर हैं वो हैं जैसे चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। वहीं पर आसियन कंट्रीज, इसकी एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, जिसमें देखो ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सभी आते हैं। अभी के लिए इसकी वजह से ट्रेड आप गुड्स सर्विसेज में जो चीज़ें आप करोगे या इन्वेस्टमेंट लेकर आओगे वो समझो कि टैरिफ फ्री रहेंगी, कहीं पर टैरिफ नहीं लगेगा। वहीं पर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में आप जा सकते हो, इजीली मूव ऑन कर सकते हो, या फिर कंट्रीज़ के बीच में जो टाइज है वो और बेहतर तरीके से सामने आ सकता है, राइट। वहीं पर आपको इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, कॉपरेशन देखने को मिलेगा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देखने को मिलेगी आपस में। रकेप इस वक्त वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक ट्रेडिंग ब्लॉक है, जो कि ट्रेड लिबरलाइजेशन पर आधारित है और आगे चलकर जो रिड्यूस कर देता है टैरिफ्स को, या फिर कुछ एलिमिनेट ही कर देता है वेरियस तरह के टैरिफ्स, और नॉन टैरिफ पर काम करता है, राइट। अगर हम बात करें रकब की नेगोशिएशंस की, तो ये 2012 में स्टार्ट हो गई थी। हालांकि 2020 में इसके मेंबरों ने इसको ज्वाइन कर लिया, साइन कर दिया। बाद में 2022 से ये एक्टिव है, एंटर्ड इनटू फोर्स है। और इंडिया जो है, इंडिया 2019 में रकब से बाहर निकल गया था, क्योंकि हमारी जो कुछ नेगोशिएशंस थी वो हमें पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से इंडिया ने ऑप्ट आउट करना ही पसंद किया। हालांकि इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आरसीईपी, याद रखना। आरसीईपी प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, रीजनल स्टेबिलिटी को, वहीं पर एनकरेज करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को। और ये जो रकब कंट्रीज हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 30% कंसिस्ट करती हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन का और 30% ही ग्लोबल जीडीपी का। अब हम बात करने वाले हैं कि सीपीटीपीपी क्या है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। जैसा कि आप जानते हो, पैसिफिक का रीजन का मतलब समहाउ यूएसए इसमें इंक्लूड होगा, या सम जो पैसिफिक कंट्रीज हैं वो इसका हिस्सा होंगी। यस, एग्जैक्टली। देखो, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इन बिटवीन 12 नेशंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, कनाडा, चिले, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम, जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में आते हैं, वो इसका पार्ट है। और कुछ जो कंट्रीज हैं वो रकेप का भी हिस्सा हैं, वो सीपीटीपीपी का भी हिस्सा हैं। लाइकवाइज मलेशिया हो गया, जापान हो गया, वियतनाम, ब्रूनेई एक्सेट्रा। अगर हम बात करेंगे कि इनिशियली इसको क्या कहा जाता था, पहले इसका नाम था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। और 2017 में यूएसए भी इसका हिस्सा था और डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी चल रही थी, और तब ये आउट हो जाते हैं ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से। फिर जाकर इसको नए रूप के साथ लाया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के तहत। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया है, जो कि कंबाइन करता है मेजर इकोनॉमीज को, जो कि दर्शाती हैं वर्ल्ड का 13.4%। ये जो एग्रीमेंट है इसको मार्च 2018 में साइन किया जाता है, वहीं पर विद इफेक्ट कर दिया जाता है दिसंबर 2018 से। और यूके पहला ऐसा नॉन फाउंडिंग मेंबर है जो कि इसका हिस्सा बन चुका है। 2023 में इन्होंने अप्लाई कर दिया था, 2024 में एंड में आपको रेटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी बाकी के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा। वहीं पर ये जो एग्रीमेंट है ये एक तरीके की समझो वॉल क्रिएट करता है चाइना की डोमिनेंस के आगे, यानी कि चाइना को डोमिनेट नहीं होने देना। हालांकि चाइना वेरियस अदर कंट्रीज लाइकवाइज जापान हो गया, ताइवान हो गया, साउथ कोरिया, इनके साथ इसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर चुका है।
बट समहाउ ये कंट्रीज ऐसा होने देंगी नहीं देंगी, ये तो टाइम ही बताएगा। अभी कैसे ये जो एग्रीमेंट्स हैं या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, इंडिया कैसे इन चीज़ों को देखता है। देखो 1980 के दशक में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को देखा जाता था कि समहाउ सम सॉर्ट ऑफ रूल्स हैं जो कि ट्रेड लिबरलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग है, जिनको वन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रीटी के तहत देखा जाता था। वहीं पर इंडिया के लिए एफटीए को देखना ऐसा है कि इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी के तहत इंडिया मोस्टली चीज़ों को एक्नॉलेज करता है। साथ ही साथ इंडिया कम नज़र देता है इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट्स पर, जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। और इन्हीं चीज़ों के बारे में बीवीआर सुब्रमण्यम ने स्पेशली बोला था, कैटेगोरिकली मेंशन किया था। वहीं पर जो वेरियस इकोनॉमिस्ट हैं वो हालांकि देखते हैं कि ये एग्रीमेंट्स के साथ हमें फ़ायदा क्या होगा, और जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं वो उनका जो नज़रिया है वो है जियो इकोनॉमिक यूटिलिटी पर, यानी कि हम बाकी देशों के साथ मिलकर चलेंगे तो हमें उन चीज़ों के रेपोकेशंस क्या देखने को मिलेंगे, राइट। बट यहीं पर हमें देखना होगा कि इंटरनेशनल लॉ इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगी भारत के लिए, क्योंकि ये भी एक हिस्सा है इस एग्रीमेंट का। अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर भारत सीपीटीपीपी को ज्वाइन करे तो वो कैसे होगा। थ्रू एक्सेशन ये पॉसिबल हो सकता है। हालांकि भारत जो है सीपीटीपीपी का फाउंडिंग मेंबर नहीं है, इसलिए भारत पर जो नॉर्म्स लगेंगे वो अलग होंगे, और जो कुछ राइट दी जाएगी वो दी जाएगी जो इनके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और यही चीज़ ऑपोजिट हो जाती है आरसीईपी में। देखो आरसीईपी की नेगोशिएशन का हम हिस्सा थे, सो ये दर्शाता है कि इंडिया इज़ द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आरसीईपी। सो वहाँ पर हमें एक्सेशन नहीं साइन करना पड़ेगा, यानी कि एक्सेशन के थ्रू हम एंटर नहीं हो सकते। अगर हम एंटर होंगे तो एज ए फाउंडिंग मेंबर ही कहलाए जाएंगे। सो इसका फ़ायदा हमें आरसीईपी में देखने को मिल सकता है। और देखो दोनों जो एग्रीमेंट्स हैं आरसीईपी और सीपीटीपीपी, ये कंटेन करते हैं चैप्टर रिगार्डिंग प्रोटेक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और इंडिया ने रिसेंटली एफटीए साइन किए हुए हैं मॉरिशस के साथ, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और एफ्टा स्टेट्स के साथ भी, जो कि जिनमें ये प्रोविजन नहीं है। इंडिया अभी के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और ट्रेड लिबरलाइजेशन दोनों को अलग अलग रखता है। और रिसेंटली अगर हम ओल्डर एफटीएस के बारे में बात करें कि भारत ने पहले भी 2000 के एरा के दौरान साइन किए होंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं थी। वहाँ पर दोनों रूल्स एक ही जगह मेंशन होते थे। और अभी जो भारत करता है कि हमारी प्रेफरेंस रहती है कि सेपरेट ट्रीटी साइन हो रिगार्डिंग प्रोटेक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट विद द एफटीए मेंबर्स। और राइट नाउ भारत की जो पॉलिसी है वो अभी थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए हमें, क्योंकि एग्जिस्टिंग पॉलिसी के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते और इस तरह के एग्रीमेंट्स को ज्वाइन नहीं कर सकते। अभी के लिए भारत को इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन पर काम करना होगा। साथ ही साथ हम जानेंगे कि ये चैप्टर्स ये दोनों मेगा एग्रीमेंट्स में कैसे दिए गए हैं। देखो पहले तो इंडिया की हमारी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट ट्रीटी प्रैक्टिस है वो मेंशन है बीआईटी में, जिसको 2015 में लाया गया था। बीआईटी का मतलब होता है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जिसके आधार पर भारत अभी काम कर रहा है। इन्वेस्टमेंट चैप्टर्स जो आरसीईपी और सीपीटीपीपी में हैं वो मेंशन करते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन को, साथ ही साथ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट प्रोविजन को, जो कि अभी के लिए हमारी जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसमें नहीं है। वहीं पर ये जो दोनों मेगा एग्रीमेंट्स हैं यहाँ पर टैक्सेशन को मेंशन किया गया है। ध्यान से पढ़ो, डू नॉट एक्सक्लूड टैक्सेशन, और ये इन्वेस्टमेंट चैप्टर्स में है। और साथ ही साथ ये जो चीज़ें हैं ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में नहीं थी। अगला जो मेजर डिफरेंस है वो है इंटर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट के रिगार्डिंग। ये एक तरह का मैकेनिज्म है कि इन्वेस्टर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के आगे स्टेट से दरकिनार हो सकता है, यानी कि स्टेट से अलग हो सकता है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को खींच सकता है। और ये प्रोविजन जो है ये प्रावधान आरसीईपी में मेंशन नहीं है, हालांकि सीपीटीपीपी में इसका जिक्र है। वहीं पर ये जो प्रोविजन है इसका बेनिफिट होगा भारत को। देखो भारत का इन्वेस्टमेंट जो ट्रीटी प्रैक्टिस है इसमें जो इन्वेस्टर है वो एग्जॉस्ट हो जाता है लोकल रेमेडीज़ के रिगार्डिंग, उसको 5 साल 10 साल लग जाते हैं, या फिर क्लेम इनिशिएट करते हुए स्टेट के अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ वायलेशन के रिगार्डिंग बात करते करते। और ये जो प्रावधान है ये सीपीटीपीपी में बहुत ही शॉर्टकट है, और इसीलिए हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना होगा।
जिसके तहत हम ये दो मेगा एग्रीमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे लिए कई और समझो कि नई मार्केट ओपन होगी साउथ ईस्ट एशिया नेशंस या फिर पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज हैं उसके साथ हम मिलकर काम कर सकते हैं। बट द फैक्ट इज कि अगर आरसीईपी को हम ज्वाइन करेंगे तो इंडोनेशिया या फिर मलेशिया या मैं बोल दो चाइना जैसी कंट्रीज जो हैं वो अपना सामान कहीं भारत में डंप करना स्टार्ट ना कर दें। सो हमारी मार्केट को भी नुकसान हो सकता है। सो इन चीज़ों के चलते ना भारत को एक नए तरीके से नई जियो के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी हम इन दोनों मेगा एग्रीमेंट्स का हिस्सा बन सकते हैं। आई होप आज का आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूंगा। डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। बाय बाय।